कहानी की शुरुआत होती है साल 1952 में, जहां हमें महाराष्ट्र के कोनकांव का दृश्य दिखाई देता है। वहां एक बच्चे जिसका नाम गोटिया है, उसकी माँ उसे जोर जोर से पीट रही होती है। ये पीटना इसलिए हो रहा होता है क्योंकि गोटिया पड़ोस में रहने वाली मुन्नी से प्यार करता है, जिसकी उम्र गोटिया से 7 साल ज्यादा है। फिर भी गोटिया मुन्नी से बेहद प्यार करता है और चाहता है कि उसकी शादी मुन्नी से ही हो जाए। लेकिन मुन्नी के घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर देते हैं, जिस पर गोटिया गुस्से में आ जाता है। गुस्से में वह उस दूल्हे के खाने में चूहे की दवाई डाल देता है। हालांकि दूल्हा बच तो जाता है, परंतु गोटिया के इस हरकत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। उसी समय गोटिया की माँ वहां आकर उसे चाबुक से मारने लगती है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि गोटिया को सबसे ज्यादा डर उसकी माँ की डांट और उस चाबुक से लगता है। उसी दिन मुन्नी की शादी हो जाती है और गोटिया की माँ उसका मुंडन करवा देती है। मुन्नी के चले जाने के बाद भी गोटिया के दिल में यह ठान लिया जाता है कि वह कुछ ना कुछ करके मुन्नी को जरूर हासिल करेगा। कुछ दिनों बाद गोटिया अपनी छोटी बहन के साथ जंगल की ओर निकलता है। उस जंगल का नाम है चेतुकवाड़ी, जहां गांव का कोई भी नहीं आता। रात में गोटिया अपनी छोटी बहन को लेकर एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर काला जादू करने लगता है। कुछ देर मंत्र उच्चारण करने के बाद वह अचानक ही अपनी छोटी बहन पर हमला कर देता है। जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है, उसकी छोटी बहन पूछती है, मुझे क्यों मारना चाहते हो? तब गोटिया जवाब देता है कि तुम्हारी बलि देने के बाद ही मुझे मुन्नी मिलेगी और काला जादू से मैं और मुन्नी हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इसके बाद अपनी जान बचाने के लिए गोटिया की छोटी बहन गोटिया को धक्का मार देती है, जिससे गोटिया का सिर एक पेड़ से टकराने पर काफी चोट लगती है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। गोटिया की बहन डर के मारे गांव में वापस जाती है और अपनी माँ के साथ गांव वालों को भी लेकर आती है। सभी मिलकर गोटिया की हालत देखते हैं और गांव के पंडित कहते हैं कि यह तो अनर्थ हो गया है। गोटिया ब्राह्मण परिवार का है और उसका मुंडन भी 10 दिन पूरे नहीं हुए हैं। इस अकाल मृत्यु के कारण गोटा का स्वरूप बदलकर ब्रह्म राक्षस में परिवर्तित हो जाता है। फिल्म में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि ब्रह्म राक्षस एक प्राचीन हिंदू पौराणिक भूत प्रेत है। यह एक ब्राह्मण, पंडित या विद्वान की आत्मा से बनता है जब उसकी मृत्यु अधूरी इच्छाओं, पापों या अधूरे संस्कारों जैसे श्राद्ध क्रिया के कारण होती है। इस आत्मा को बहुत भयानक और ताकतवर माना जाता है, जो श्मशान भूमि या पीपल के पेड़ से जुड़ा रहता है। ब्रह्म राक्षस को क्रोधित और बदला लेने वाला माना जाता है। ये जिंदा लोगों को तंग करता है, उनसे बलि मांगता है या अपने अधूरे काम पूरे करने पर मजबूर करता है। ऐसे ब्रह्म राक्षस का उल्लेख महाभारत जैसे पुराणों में भी मिलता है। अब बात करते हैं मुंजिया की, जो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की एक लोक कथा है। यह कथा एक छोटी उम्र के ब्राह्मण लड़के की आत्मा के बारे में है, जो अपना सोड मुंजा, उपनयन संस्कार के बाद की एक रस्म जिसमें शादी की तैयारी की जाती है, पूरा किए बिना मर जाता है। इस कारण उसकी आत्मा पीपल के पेड़ में फंस जाती है और शादी करने की इच्छा में भटकती रहती है। मुंजिया को ज्यादा खतरनाक नहीं माना जाता। ये कभी कभी मजाक में पत्थर फेंकता है, लेकिन कभी कभी अधिकार जताने वाला भी हो जाता है। कोंकणी लोकमत में लोग मानते हैं कि रात में पीपल के पेड़ से सियोतो निकलता है, जिससे यह भूत प्रकट होता है। चलिए अब कहानी पर आते हैं। अब एक पंडित कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो यह किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी सोच से गांव वाले गोटिया को उसी पेड़ के नीचे दफनाने का फैसला करते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे दफनाने के बाद गोटिया पर मंत्र भी बोले जाते हैं और उसे उस पेड़ से बांध दिया जाता है, ताकि गोटिया उस पेड़ से कहीं भी दूर न जा सके। यहीं पर हमें पता चलता है कि जिस हालत में गोटिया मरा है, उसे अब मुंजा कहा जाता है। फिर इस घटना से कई साल बीत जाते हैं और हमें पूरा शहर दिखाई देता है। वहीं पर हम कहानी के मेन कैरेक्टर बिट्टू से मिलते हैं, जो पुणे शहर में अपनी माँ और दादी के साथ रहता है। बिट्टू के फादर की मौत कई साल पहले हो चुकी है और उसकी माँ एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, जिससे उनकी फैमिली लाइफ काफी अच्छे तरीके से चल रही है। बिट्टू भी अपनी माँ की हेल्प के लिए कभी कभी ब्यूटी पार्लर में काम कर लेता है। आगे हम बिट्टू की दोस्त वेला को देखते हैं, जो उसके पड़ोस में ही रहती है और दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलकूद में बड़े हुए हैं। यहाँ पर वेला बिट्टू को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा देती है, जिसका नाम कुआ होता है, जो एक अंग्रेज है। बिट्टू कुआ से मिलने पर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि असल में बिट्टू वेला से दिल ही दिल में प्यार करता है,
लेकिन उसने वेला को इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अचानक से बिट्टू की नजर उसी पेड़ पर पड़ती है जिसके नीचे गोटिया को दफनाया गया था, और साथ ही वह देखता है कि उस पेड़ में एक बच्चा बार बार उसे बुला रहा है। ये ख्याल बिट्टू के मन में गूंजते हैं, जैसे कि कोई पुरानी यादें और रहस्य फिर से जीवित हो उठे हों। बिट्टू को बचपन से ही अजीब ख्याल आते रहते हैं, फिर भी बिट्टू इन सबको इग्नोर करता है और अपने दोस्त से मिलने के लिए बाहर निकल जाता है, जो कि एक सरदार है और उसका नाम स्पीलबर्ग है। स्पीलबर्ग तरह तरह की यूनिवर्स की वीडियो क्रिएट करता है, जिससे बिट्टू की लाइफ में काफी खुशी रहती है। फिर एक दिन अचानक बिट्टू को उसकी चाचा की बेटी का कॉल आता है, जिसका नाम रुक्कू है। रुक्कू बिट्टू से कहती है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, इसलिए तुम्हें आना ही होगा। इसके बाद गांव जाने के लिए बिट्टू की माँ और उसकी दादी निकल जाती हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि बिट्टू की माँ काफी नाराज हैं, क्योंकि वह बिट्टू को उस गांव में नहीं ले जाना चाहती। उनका मानना है कि जब भी बिट्टू को लेकर वह गांव जाती है तो उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हो ही जाता है। और याद रहे, यह वही गांव है जहां मुंजिया था। बिट्टू की माँ और दादी सीधा गांव पहुंच जाती हैं और वहां पहुंचकर अपने चाचा के घर चले जाते हैं। वहीं पर हमें यह जानने को मिलता है कि बिट्टू का चाचा बिट्टू और उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वह मानता है कि बिट्टू के फादर की मौत इनकी वजह से हुई थी। बिट्टू तो अपने फादर की मौत के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी उसके चाचा गुस्से में कह उठते हैं कि चेतुकवाड़ी के बाड़ी में हमारी पुश्तैनी जमीन है और वहीं पर एक बरगद का पेड़ है जिसमें गांव वाले मानते हैं कि मुंजिया रहता है। लेकिन आज से कुछ साल पहले तुम्हारे पिता ने उस जगह को बेचने की कोशिश की थी, पर वह जगह शापित थी, इसलिए उसे कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि वह इस पेड़ को ही काट देगा। जैसे ही वह उस पेड़ को काटने गया और इसी के कारण उसकी समुंदर में डूबकर मौत हो गई। यह सब वो तुम्हारी माँ के ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए कर रहा था। जैसे ही ये बातें बिट्टू सुनता है, वह रोते हुए बाहर आता है और अपनी स्कूटी उठाकर चेतुकवाड़ी की तरफ निकल जाता है। वह चेतुकवाड़ी पहुंचकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे चला जाता है जिसके कारण उसके पापा की मौत हुई थी। अब बाकी के घर वाले बिट्टू को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तब एक गांव का आदमी बताता है कि उसने एक लड़के को चेतुकवाड़ी की तरफ जाते हुए देखा था। यह सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां जाने से इनकार करने लगते हैं। जैसे ही यह बात बिट्टू की दादी को पता चलती है, वह फैसला करती है कि वह बिट्टू को लेने के लिए जाएगी। उसी समय वह एक पुराने बक्से में से एक छड़ी निकालती है और सीधा चेतुकवाड़ी की तरफ चल पड़ती है। यह छड़ी उसी चाबुक की तरह होता है जिससे मुंजिया की माँ मुंजिया को मारा करती थी। यहाँ मैं गोटिया को मुंजिया कह रही हूँ। यहीं पर हमें पता चलता है कि मुंजिया की जो छोटी बहन थी वह बिट्टू की दादी है, और बिट्टू भी उसी वंश के खून होने के कारण उन पुराने ख्यालों से जूझता रहता है। चेतुकवाड़ी पहुंचते ही बिट्टू की दादी देखती हैं कि उस बरगद के पेड़ पर मुंजिया बैठा है। मुंजिया अपनी छोटी बहन को देखकर हंसते हुए कहता है, तुम तो अब बूढ़ी हो गई हो। यही सुनकर बिट्टू की दादी मुंजा से बात करने लगती हैं। दादी कहती हैं, मेरे पोते को छोड़ दो, उसे छोड़ दो, क्योंकि मुंजिया ने उसे अपने पेड़ में जकड़ रखा हुआ था। इसके बाद बिट्टू की दादी जाती हैं और उस छड़ी से पेड़ की टहनियों पर मारने लगती हैं, जिससे मुंजिया काफी डर जाता है और उसे छड़ी से नुकसान भी पहुंचता है। बिट्टू के छूटने के तुरंत बाद बिट्टू की दादी उसे वहीं से तुरंत ले जाने लगती है। उसी वक्त मुंजिया पीछे से बिट्टू की पीठ पर एक जोरदार पंजा मारता है, जिसके कारण बिट्टू की पीठ पर मुंजिया का निशान उभर जाता है। फिर बिट्टू की दादी उसे लेकर वहां से आ जाती हैं और बिट्टू से कहती हैं कि इन जैसे राक्षसों के सामने हमें कभी डरना नहीं चाहिए। ये हमारे डर को ही अपनी ताकत बना लेते हैं। यहीं पर बिट्टू की दादी उसे मुंजिया के बारे में सब कुछ विस्तार से बताती हैं, जिसे सुनकर बिट्टू काफी ज्यादा डर जाता है। अगले ही पल में हम मुंजिया को देखते हैं, जो उसकी दादी के पीछे आ चुका होता है। बिट्टू मुंजिया को देखकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है। बिना देर किए मुंजिया तुरंत अपनी बहन की गर्दन पकड़ता है और उसे मोड़ देता है, जिससे बिट्टू की दादी की मौत वहीं पर हो जाती है। मुंजिया वहां से इसलिए बाहर निकल पाता है क्योंकि उसने बिट्टू की पीठ पर अपना निशान बना लिया था और उसका चेतुकवाड़ी से बंधन भी टूट जाता है। ये सब देखकर बिट्टू बेहोश हो जाता है और अगले सीन में हम बिट्टू को एक हॉस्पिटल में देख पाते हैं। जैसे ही उसे होश आता है, वह अपनी दादी के बारे में पूछता है। उसकी माँ उसे बताती हैं कि दादी अब नहीं रही। इस टाइम पर बिट्टू काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, इसलिए वह किसी को भी कुछ नहीं बता पाता। अंतिम संस्कार करते समय बिट्टू का चाचा उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है,
इसके बाद बिट्टू की माँ बिट्टू को लेकर पुणे के लिए निकल जाती हैं। बस में हम देखते हैं कि मूजिया भी उनके पीछे पीछे आ रहा होता है। मूजिया बिट्टू से कहता है कि सिर्फ मुझे तुम ही देख सकते हो। बिट्टू के काफी ज्यादा डरने के बाद मूजिया यहाँ से गायब हो जाता है। जैसे ही बिट्टू रात में घर पहुंचकर सोने के लिए जाता है, तभी वहां पर मूजिया आ जाता है और जोर जोर से कहने लगता है कि मुन्नी को ढूंढो। बिट्टू कहता है, तुमने मेरी दादी माँ को मार डाला, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। बात न मानने पर मूजिया बिट्टू को पीटने लगता है। फिर मूजिया तुरंत उसकी माँ के पास चला जाता है और रोड लाइट फेंक के मारता है। साथ ही धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। ये देखकर बिट्टू डर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही करूंगा। इसके बाद वह रात में अपनी मुन्नी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब मूजिया रोज रात को आता है और बिट्टू को ना चाहते हुए भी मुन्नी को ढूंढने के लिए निकलना पड़ता है। इस पूरे टाइम मूजिया उसके कंधे पर बैठा रहता है। जैसे ही बिट्टू कहीं आराम करने के लिए रुकता है, मूजिया उसे मारने लगता है। बिट्टू काफी परेशान होकर कुछ दिनों बाद अपने दोस्त स्पीलबर्ग को यह सब बता देता है। पहले तो उसका दोस्त इस पर बिलीव नहीं करता, लेकिन रात को सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। बिट्टू के दोस्त को मूजिया की सिर्फ आवाजें ही सुनाई देती हैं। बिट्टू कहता है कि इसे अपनी मुन्नी से शादी करनी है, उसके बाद ही यह यहाँ से जाएगा। इसके बाद ये दोनों मिलकर मुन्नी के बारे में सारी डिटेल निकालने की कोशिश करते हैं। आखिरकार उन्हें पता चल जाता है कि मुन्नी और कोई नहीं बल्कि बेला की दादी हैं। इसके बाद बिट्टू और उसका दोस्त मूजिया को लेकर बेला की दादी के घर आ जाते हैं। मूजिया उसकी दादी को देखकर कह देता है, ये तो बूढ़ी हो गई है, अब मैं इससे शादी नहीं करूंगा। उसी दिन वह बेला को भी देख लेता है और उसे बेला पसंद आ जाती है। अब मूजिया बेला से शादी करना चाहता है, लेकिन बिट्टू इसे होने नहीं देना चाहता और मना कर देता है। इस पर मूजिया बिट्टू से कहता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा और जिसे भी तुम पसंद करते हो उन सबको भी मार डालूंगा। यह सब सुनकर बिट्टू को मजबूरी में हाँ करनी पड़ती है। अगली सुबह बिट्टू अपने दोस्त को बताता है कि मूजिया दिन में नहीं आ सकता, वह सिर्फ रात में आता है। इसके बाद बिट्टू का दोस्त स्पीलबर्ग कहता है कि चलो हम उस भूत भगाने वाले आदमी के पास चलते हैं जिसका नाम एल्विस है। जब वे एल्विस के पास पहुंचते हैं तो बिट्टू सारी सच्चाई बता देता है और अपनी पीठ पर बना निशान भी दिखाता है। एल्विस तुरंत समझ जाता है कि ये सब मूजिया का ही काम है। एल्विस कहता है कि जब भी किसी ब्राह्मण का मुंडन होता है और अगर वह 10 दिनों से पहले मर जाता है तो वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है और यह अपने ही वंश के द्वारा बाहर निकला है, इसलिए वह अपनी इच्छा पूरी होने तक ही मानेगा। एल्विस आगे बताता है कि यह मूजिया बेहद शक्तिशाली है और हम इसे ऐसे ही नहीं मार सकते। अगर तुम्हें उसे मारना है तो तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी, अर्थात उसे उस जगह ले जाना होगा जहां मंत्र बोलते हुए एक आत्मा अदला बदली सिंबल, जो कि कुछ कुछ जेड जैसा निशान एक बकरी के सिर पर बनाना होगा। जैसे ही मूजिया शादी करने के लिए उस बकरी में प्रवेश करता है, तुम्हें उसे मार डालना है, क्योंकि उस वक्त उसकी शक्तियां काम नहीं करेंगी। एल्विस यह भी कहता है कि वह तुमसे कहेगा कि तुम अपने खून से वह निशान बनाओ, क्योंकि उसे पता है कि उसे कैसे शादी करनी है। बस तुम्हें प्रवेश करते ही उस बकरी को मार डालना है। अगर ऐसा नहीं होता तो मूजिया उस लड़की को हमेशा के लिए अपने पास रख लेगा। साथ ही एल्विस ये भी जोड़ता है कि मूजिया से तुम्हें छुटकारा दिलाने के लिए वह भी तुम्हारे साथ चलेगा। जैसे ही मूजिया रात में आता है, बिट्टू कहता है कि हम बेला से तुम्हारी शादी करवाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद बिट्टू और उसका दोस्त मिलकर बेला को गांव चलने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। गांव आने के बाद बिट्टू बेला को नारियल पानी पिलाता है जिसमें उसने शराब मिला रखी होती है। नशा चढ़ते ही बेला अपने दोस्त के साथ चेतुकवाड़ी की ओर बढ़ने लगती है। इसी बीच बिट्टू की कजिन सिस्टर को मूजिया के बारे में पता चल जाता है और वह उसे देख लेती है, क्योंकि वह भी उसी वंश की थी। वे सभी एक बकरी को उस पेड़ के नीचे ले आते हैं और बिट्टू अपने खून से बकरी के सिर पर निशान बना देता है। इस क्रिया से मूजिया बकरी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। बिट्टू मंत्र पढ़ते हुए बकरी को मारने ही वाला होता है कि अचानक नशे में धुत बेला भी बकरी की तरह अपने सिर पर वही निशान बना लेती है। इससे मूजिया बकरी को छोड़कर बेला के शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही मूजिया बेला के शरीर में समाता है, वह उसे पूरी तरह काबू में कर लेता है। यह देख सभी घबरा जाते हैं। मूजिया क्रोधित होकर कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया और मारना चाहा,
अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डर के मारे सभी मूजिया से बचने के लिए चेतुकवाड़ी से भागने लगते हैं और सब लोग सीधा रुक्कू के घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही एल्विस भी आ जाता है और मूजिया के चारों तरफ घेरा बना लेता है ताकि उसे कंट्रोल कर सके। वह सभी से कहता है कि उस बकरी को ढूंढ कर लेकर आओ। लेकिन जैसे ही ये लोग बकरी ढूंढने के लिए निकलते हैं, मूजिया उसी घेरे के अंदर नाटक करने लगता है और जैसे ही रिक्कू उसे हाथ लगाती है, मूजिया तुरंत घेरे से बाहर निकलकर उस पर हमला कर देता है। आगे एल्विस को पता चलता है कि वह बकरी तो असल में बिट्टू के चाचा ने खा ली थी, इसलिए वह बिट्टू के चाचा के सिर पर निशान बना देता है। लेकिन असल में वह बकरी जिंदा होती है और मूजिया उसके चाचा के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अपनी अत्यधिक शक्ति की वजह से मुंजा सभी को मार देता है और बेला को चेतुकवाड़ी लेकर जाता है ताकि वह उससे शादी कर ले और हमेशा के लिए एक हो जाए। अब बिट्टू के सामने उसकी दादी प्रकट होती हैं और कहती हैं, तू जितना डरेगा वो उतना ही डराएगा, सिर्फ तू ही बेला को बचा सकता है। उसी वक्त बिट्टू को वह छड़ी मिल जाती है और वह उसे लेकर सीधा चेतुकवाड़ी की ओर निकल जाता है। वहां पहुंचकर वह उस छड़ी से मूजिया को मारने लगता है। शुरू में तो वह काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर लगातार हमला करते हुए कहता है, मैं ब्रह्म राक्षस हूं। इसी बीच मूजिया बिट्टू को काफी उठाकर पटकता है। फाइट के दौरान बिट्टू अपनी छड़ी से उसके चाचा के पीठ पर वही निशान बना देता है, जिससे मूजिया दूसरों की बॉडी में घुसने लगता है। इसके बाद बिट्टू उसी निशान को पेड़ पर भी बना देता है। निशान बनाने के बाद मूजिया बिट्टू के चाचा की बॉडी से निकलकर पेड़ में चला जाता है। यहाँ बेला और बिट्टू को ऐसा लगता है कि हमने मूजिया को हरा दिया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। मूजिया अपने असली अवतार में बदलकर उस पेड़ की बेलों से उन पर हमला करने लगता है। तभी बेला को एक लाल टन दिखाई देता है जिसमें मिट्टी का तेल भरा होता है और वह उस तेल को मूजिया पर फेंक देती है। बिट्टू तुरंत एक जलती हुई लकड़ी लेकर मूजिया के पेड़ में आग लगा देता है। हम देखते हैं कि मूजिया भी उसी पेड़ के साथ जलने लगता है और आग की वजह से वह यहीं पर खत्म हो जाता है। अंत में बिट्टू बेला को लेकर वहां से बाहर चला जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद बिट्टू फिर से सामान्य हो जाता है। काफी दिनों बाद बेला कहती है कि मैं ब्राजील जा रही हूँ और उसी मौके पर बिट्टू बेला को प्रपोज कर देता है, कहते हुए, मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ। बेला जवाब देती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनने के बाद बिट्टू कहता है कि अगर तुम मुझे सिर्फ दोस्त मानती हो तो मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त रहूंगा, मैं मूजिया नहीं जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मूजिया के पेड़ को काटा जा रहा है, लेकिन वास्तव में मूजिया पूरी तरह से मरा नहीं होता। अंत में हमें मूजिया की एक झलक भी देखने को मिलती है। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जाना जंगल में भास्कर को ढूंढ रहा होता है। उसके मिलने के बाद वह उसे पहनने के लिए कपड़े देता है, जिससे पता चलता है कि मुंजा भी भेड़िया मूवी से कनेक्टेड है और साथ ही स्त्री यूनिवर्स से भी। यह थी मुंजा मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल फिल्मी ईल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस सही समय पर मिल सकें। तब तक के लिए बाय बाय।